नमस्कार, मैं हूं आयुष चतुरांश और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कोई अभी गया नहीं है, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है और लापरवाही लोगों में शुरू हो गई है। बात हम कर रहे हैं कोरोना की। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और तमाम तरह के एहतियात लोग भूलते नजर आ रहे हैं। हम आज ये भी चर्चा करने वाले हैं कि कैसे महंगाई चरम पर पहुंच रही है। इतना ही नहीं, नींबू के दाम इतने बढ़ गए हैं कि अब नींबू की चोरियां भी होने लगी हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कोरोना की करेंगे, क्योंकि स्कूल बच्चे जाना शुरू कर चुके हैं, ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। लेकिन ऐसे में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो है बढ़ता हुआ कोरोना, जो कि अभी कहीं गया नहीं है। अब यूपी में चौथी लहर का डर लोगों को सता रहा है। गाजियाबाद के 2 स्कूलों के 5 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए। गाजियाबाद के 2 स्कूलों में 24 घंटे के अंदर 5 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब संक्रमित बच्चे में 3 बच्चे केआर मंगलम स्कूल के हैं, जबकि 2 बच्चे इंदिरापुरम के सेंट फ्रांसिस स्कूल के हैं। दोनों स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। देश और प्रदेश वासियों को जैसे तैसे कोरोना की तीसरी लहर से राहत मिली, लेकिन अब चौथी लहर को लेकर के ये डरा देने वाली खबर सामने आई। दरअसल यूपी के गाजियाबाद के ये 2 स्कूल, इसमें 24 घंटे के अंदर 5 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। दोनों स्कूलों को सैनिटाइज किया गया। दरअसल केआर मंगलम स्कूल में कोरोना के 3 नए केस मिलने के बाद स्कूल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से स्कूल को बंद कर दिया है। तो कोरोना की टेंशन लगा मिले हैं। तो एक पर उसको घर पे उनके पेरेंट्स ने घर पे टेस्ट किया तो उसकी वजह से, और दूसरे स्कूल में 2 बच्चे मिले थे, जिनका एक बच्चा नोएडा का है और एक यहाँ का रहने वाला है। तो इन्हीं स्कूलों के लिए और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए आज टीम भेज दी गई है, तथा इनका वैक्सीनेशन के लिए भी टीम भेज दी गई स्कूल में। केआर मंगलम स्कूल में 3 बच्चे मिले हैं और जो सेंट फ्रांसिस स्कूल है उसमें 2 बच्चे मिले, जिसमें एक नोएडा का है। दोनों ही स्कूल में टीम भेज दी गई, सैनिटाइजेशन के लिए भी निर्देशित कर दिया गया और वैक्सीनेशन तथा उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए टेस्टिंग होती है। कोरोना की टेंशन अभी लोगों को फिलहाल परेशान कर रही है और कोरोना की वजह से लोग इसलिए भी हैरान और परेशान हो रहे हैं क्योंकि एक तरफ अभी आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो जिंदगी है वो पटरी पर लौटनी शुरू हुई। स्कूल कॉलेजेस खुलना शुरू हुए। उसके बाद आपने देखा कि धीरे धीरे कोरोना की जो पाबंदियां थी उन सबको हटा दिया गया। लेकिन अब जैसे ही आप देख रहे हैं कि चीजें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं, उस सब के बीच में अब चौथी लहर का जो खतरा है वो बरकरार है। और चौथी लहर को लेकर के अब कितने एहतियातन जो मेजर्स लेने चाहिए वो बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर के तैयारियां किस स्तर पर हैं, क्योंकि बच्चे संक्रमित मिल रहे हैं, इसलिए जो पेरेंट्स हैं वो अब परेशान होना शुरू हो गए हैं। फिलहाल अभी गाजियाबाद के 2 स्कूलों का ये मामला है, लेकिन अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, क्या वो भारी पड़ सकती है। और अगर इसी तरह से ये बढ़ता रहा तो फिर आगे आने वाले समय में बच्चों के भविष्य को लेकर के भी बड़े सवाल होने वाले हैं और कैसे इसको रोका जाएगा ये सवाल उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कामयानी नरेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर कामयानी नरेश, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और प्रदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के। प्रदीप कुमार जी, आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा अनिल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। सबसे पहले अनिल, आपके पास मैं आता हूं, थोड़ा अपडेट कर दें, क्योंकि 2 स्कूल थे जहां हम लोगों ने देखा कि बच्चे आज कोरोना संक्रमित पाए गए। उसके बाद स्कूलों को बंद किया गया, सैनिटाइज भी करवाया गया। अभी फिलहाल क्या जानकारी है वहां पर और क्या एहतियात वहां पर बरते जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर के जो अभी हम लोगों ने देखा कि बच्चे संक्रमित पाए गए, उसके बाद क्या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन वहां पर आपको अलर्ट या मुस्तैद नजर आ रहा है? अपडेट करें अनिल।
देखिए ये मामला कल से ही बीते 24 घंटे के अंदर 5 बच्चे पॉजिटिव हो जाना तो अपने आप में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जब स्कूल खोले गए तो उनको निर्देश उस तरीके से दिए गए, पर जो स्कूल हैं वो उस तरीके से पालन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो पूरी तरीके से ढील जो है स्कूल कुछ जो है वो लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि जो ये इंदिरापुरम स्थित 2 स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं, इनकी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने पहले दिन ही सूचना हालांकि दी थी। जब बच्चे 4 दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे तो तभी जो है उनके पेरेंट्स से पूछा गया तो वहां से इन्फॉर्म किया गया बच्चे को बुखार है। तो जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया तो बच्चे पॉजिटिव निकले। उसके बाद में एक्शन लेते हुए जो प्रिंसिपल है उन्होंने एहतियात के रूप में 3 दिन के लिए स्कूल को बंद कर दिया गया। जो ऑफलाइन स्कूल चल रहे थे फिलहाल 3 दिन के लिए स्कूल बंद है। और फिर दूसरे स्कूल में भी अचानक से 3 केस और पॉजिटिव आ जाते हैं। तो हालांकि जब सीएमओ से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि एहतियात के रूप में वहां पर सैनिटाइजेशन का काम जो है कराया जा रहा है। आगामी 3 दिन तक स्कूल पूर्ण तरीके से बंद रहेंगे, पर सिर्फ ऑनलाइन क्लास जो है चलाई जाएंगी, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा। इस तरीके की बात जो है सीएमओ कर रहे हैं। और साथ ही वैक्सीनेशन का काम भी बहुत जल्द शुरू किया जाना है। 12 साल से और 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन का काम जो है स्कूल के अंदर लगातार। बिल्कुल अनिल, बहुत जल्दी से बताएं कि ये जो 5 बच्चे अभी संक्रमित मिले हैं इनका एज ग्रुप क्या है? ये कितने वर्ष के बच्चे हैं जो कि संक्रमित पाए गए हैं, और क्या सभी एक ही वर्ग के बच्चे हैं या इसमें कोई बड़े और छोटे अलग अलग कैटेगरी के हैं? थोड़ा इसको अपडेट करें, उसके बाद मैं इस पर जरा सवाल चिकित्सक से भी लूंगा, क्योंकि किस तरह से इसको हम लोग देखें समझना बहुत जरूरी है। अनिल, ये कैटेगरी बताएं, बच्चों की उम्र क्या थी? देखिए इसमें कुछ जो है 2nd क्लास के बच्चे भी हैं और 9th क्लास के भी हैं। इसमें लड़कियां और लड़के दोनों हैं, इस तरीके से कैटेगराइज हम कर सकते हैं। और साथ ही हमारी जिला अधिकारी से भी बात हुई तो उनका कहना है इस पर सख्ती से पेश आया जाएगा। और आगामी यदि इस तरीके से जो बच्चे कॉन्टेक्ट में आए उन लोगों की भी जाँच जो है कराई जा रही है, क्योंकि स्कूल में बच्चे आए थे और उसके बाद में क्लास अटेंड करने के बाद में 4 दिन नहीं आए, तो इसके बाद में जब सूचना ली गई तो पेरेंट्स ने बताया। उसके बाद जो यहाँ का स्वास्थ्य विभाग है वहां मौके पर पहुंचा और जितने भी बच्चे थे स्कूल में सबका सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। और उनकी जांच आने के बाद में पता लगेगा। यदि जांच में ज्यादा बच्चे पॉजिटिव आ जाते हैं तो स्कूल को आगामी और दिनों के लिए भी बंद किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी डॉक्टर कामयानी नरेश जी, चूंकि अभी आप सुन रहे हैं, देखिए हमारे सहयोगी भी जो ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे इसमें अलग अलग एज ग्रुप के भी हमको दिख रहे हैं। अब चीजें जैसे ही हम देखते हैं कि बैक टू नॉर्मल हो रही हैं, वैसे फिर हमको दिखता है कि कोरोना का जो साया है वो उसी तरह से मंडराता हुआ दिख रहा है। पेरेंट्स के सामने आज भी वही सवाल है कि एक तो बच्चों को स्कूल भेजना है, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, लेकिन उनकी सेहत की हिफाजत करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करें पेरेंट्स, तो इसको किस तरह से हम लोग देखें? आपका एक रिएक्शन चाह रहा हूं, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले 2.5 साल से कोरोना का कहर पूरी दुनिया पर बरपा हुआ है। और बच्चों के लिए जो वैक्सीन है, अभी 12 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन अभी शुरू हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का जो सुरक्षा कवच है वो उपलब्ध नहीं है आज की डेट में। और स्कूल खुलना भी स्वाभाविक है कि स्कूल की जरूरत है, क्योंकि बच्चों का भविष्य पिछले 2.5 साल से अधर में पड़ा हुआ है। जी। तो आज जो हमारे पास या पेरेंट्स के पास जो चीजें हैं वो ये हैं कि अपने बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखें। जी जी। बहुत सारे ऐसे नियम हैं, उपाय हैं जिनके जरिए बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखा जा सकता है और इस तरीके के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कोरोना हमारे वातावरण में समाहित है। जी। कोरोना के साथ हमें जीना होगा। ये बात आज से 2 साल 2.5 साल पहले डॉक्टर अग्रवाल ने कही थी, जो बहुत बड़े चिकित्सक थे, कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जहां तक सरकार का काम है, देखिए 60% पॉपुलेशन का डबल वैक्सीनेशन हो चुका है। तो सरकार ने अपनी तरफ से 175 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। तो सरकार ने अपनी तरफ से सुरक्षा की हुई है, लेकिन जहां पर जिनके लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है उनके लिए हमें खासकर विशेषकर उनकी इम्यूनिटी पर ध्यान देना होगा। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है।
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा पौष्टिक आहार दें बच्चों को कसरत और व्यायाम करने की शिक्षा दें, उनको 1 घंटे कम से कम खेलने जाएं बच्चे। इसके अलावा 6 से 8 घंटे की नींद, जब भी बच्चा कहता है उसको थकान लगी हुई है तो उसको रेस्ट करने का मौका दें, और 15 से 20 मिनट उसे सनलाइट में एक्सपोज करें या सूर्य की किरणों में बच्चा रहे। तो ये कुछ ऐसे सरल से उपाय हैं जिनमें किसी को कोई अधिक पैसा रुपया कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं, और इससे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहेगी और बच्चे स्कूल अटेंड कर सकेंगे। और इस तरह की जो भीषण हाहाकार शुरू हो गई है चौथे उसकी लहर की, उसमें हमें बहुत आसानी मिलेगी। सिर्फ बच्चे ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि हिंदुस्तान के हर आदमी का ये कर्तव्य है कि वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये 5-6 उपाय जो मैंने बताए हैं इनका अनुसरण करें, जिससे कि सभी लोग सुरक्षित रह सके। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं पेरेंट वेलफेयर एसोसिएशन के। प्रदीप जी, अभी जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, जो कि एक बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही एक तो स्कूल प्रशासन की है, और दूसरा ये भी है कि भाई पेरेंट्स को तो बच्चों को स्कूल भेजना ही है। अब जिस तरह से बच्चों का संक्रमित मिलना, वो भी 24 घंटे के अंदर 5 या 7 बच्चे अगर एक साथ संक्रमित मिल जाएं, इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? और क्या आपको लग रहा है कि जो अलर्टनेस होनी चाहिए या जो संजीदगी होनी चाहिए, जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए स्कूलों के अंदर, वो कहीं नेग्लेक्ट की गई है, उस वजह से भी आपको ये नजर आया कि ये बच्चे अचानक से संक्रमित पाए गए, या इसके कारण और किस तरह से आप देखते हैं? और इसके अलावा पेरेंट वेलफेयर एसोसिएशन इसको किस तरह से देख रहा है? आपका एक रिएक्शन चाहूंगा मैं, प्रदीप जी। देखिए, ये हिंदुस्तान है और कोरोना चाइना में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहाँ पे लॉकडाउन भी किया गया है चाइना के अंदर, और हमारे प्रदेश में गाजियाबाद में भी कुछ का विषय है। और सबसे गंभीर विषय है कि जो स्कूल प्रबंधन है उनकी ये लापरवाही है, और हमारे अभिभावक कितनी भारी भरकम फीस देते हैं, तो इसका मतलब उनकी लापरवाही है और ठीक से उनका संचालन कोरोना जो सिस्टम है, जो कोविड-19 है या इस समय जो चल रहा है, उसमें उन्होंने उस व्यवस्था के तहत ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। फीसों तो अभिभावकों से मनमानी रूप से वसूल रहे हैं, वहाँ पे ठीक से कोरोना का जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसका अनुपालन सिस्टम से नहीं हो रहा है। ये लापरवाही है प्रदेश स्कूल प्रबंधन की, और स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे गए हैं स्कूल पढ़ रहे हैं तो स्कूल की पूर्णतः जिम्मेदारी है, और उत्तर प्रदेश सरकार उस स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे कि वो जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उसका अनुपालन नहीं किया गया है, उसमें स्कूल पूर्ण रूप से दोषी है। क्योंकि हम लोग इतनी भारी भरकम फीस दे रहे हैं और 50% फीस अवैध वसूली जा रही है, और कोरोना बच्चा हो गया, इसका मतलब उन्होंने ठीक से जो बच्चे जा रहे हैं अंदर एंट्री कर रहे हैं सिस्टम कोरोना का उन्होंने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है, और वो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बैठ करके बात करते हैं कि हम लोग गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और फीस ले रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फीस, एनुअल फीस। ऐसे ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जो एडमिशन फीस के नाम से 25,000 20,000 रुपए लेते हैं, नॉट रिफंडेबल। व्हाट इज दिस? क्या हो रहा बताइए? और हमारे बच्चे कोरोना हो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट की लापरवाही है, और जिला प्रशासन को उत्तर प्रदेश सरकार को उस स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अनिल, क्या आपको ये लग रहा है कि स्कूल प्रशासन की ओर से जो सिक्योरिटी के जो मेजर्स होने चाहिए, कोरोना प्रोटोकॉल का जो पालन जिसका ये कहा गया कि स्कूल करेंगे उसका पालन, क्या उसमें कहीं लापरवाही और चूक हुई है? क्योंकि एक साथ इतने बच्चों का संक्रमित मिलना, जाहिर बात है कि कहीं तो कुछ चूक है। अनिल, कि जो मैंने शुरुआत में भी बताया, शासन प्रशासन की तरफ से आदेश आए,
पर उस तरीके से जमीनी स्तर पर कोई भी चीजें नहीं दिखती हैं। ना तो गाइडलाइन का पालन सही तरीके से कराया जाता है, जिसका लिहाजा ही बच्चों को इस तरीके की चीजों से जूझना पड़ता है, क्योंकि प्रशासन द्वारा आदेश कर दिए गए पर उस तरीके से शासन प्रशासन भी टाइट नहीं दिख रहा है, क्योंकि आदेश किए जाते हैं पर कोई चेक नहीं किया जाता है स्कूलों को, क्या स्कूल सही तरीके से पालन उस चीज को कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि बीते 2 साल से अब कोरोना जो है कम हुआ, तो उसके लिहाजा ही कहीं ना कहीं ढील जो है बढ़ती जा रही है। स्कूलों के अंदर भी कहीं ना कहीं सख्ती की बेहद ही जरूरी है, क्योंकि सख्ती नहीं बरतेंगे स्कूलों के खिलाफ तो ये ढील जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और जिसका खामियाजा जो बच्चे जो छात्र हैं वो भुगत रहे हैं। लगातार छात्रों की संख्या संक्रमित होने की बढ़ती जा रही है गाजियाबाद में, तो कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद का प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कहीं ना कहीं लापरवाही उनकी देखी जा रही है, क्योंकि शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जो स्कूल सही से गाइडलाइन का पालन करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। क्योंकि इतनी मोटी फीस जो है वसूली जाती है, उसके बावजूद भी जो गाइडलाइन है वो जीरो है, क्योंकि ना तो कोई ध्यान देने वाला है। क्योंकि गाजियाबाद यदि प्रशासन वहां पे गाइडलाइन लागू कर देता है, पर वहां पर जमीनी स्तर पर जो स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, अपनी मनमानी के हिसाब से अपने हिसाब से ही गाइडलाइन को चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है स्कूलों के भी है और प्रशासन की भी है। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसके अलावा हमारे साथ कामयानी नरेश जी आपका भी शुक्रिया, और प्रदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो हालांकि कोरोना अब लोगों को परेशान भी कर रहा है, कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन ज़रूरी है कि जो एहतियात बरतने हैं उसको भी बरता जाए। आप अपने स्तर पर भी उन तमाम कोविड नियमों का पालन करें, ताकि आप और आपका बच्चा सुरक्षित रहे। और दूसरा, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है उन स्कूल प्रशासन को भी इस पर सख्ती बरतने की आवश्यकता है, ताकि जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं उनको भी बचाया जा सके, वो कोविड संक्रमित ना हो।